दोस्तों, आज हम जानते हैं मैस्टोइड के बारे में पूरी जानकारी कि मैस्टोइड क्या होता है। एक्चुअली कान की ये समस्या होती है और बहुत गंभीर समस्या होती है। इसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये आगे गंभीर रूप ले सकती है। हम बताएंगे इसके कॉम्प्लिकेशन भी क्या होते हैं। फ़िलहाल आज हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। काज, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि मित्रों, ये अक्सर नासमझी के कारण बीमारी बढ़ती जाती है और फिर इसके बहुत ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो पहले हम जानते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस। एक बोन होती है मेस्टोइड प्रोसेस बिहाइंड द ईयर एंड ऑफ द एयर स्पेस कनेक्टिंग इट टू द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर। मित्रों, हमारे जो कान का बीच का हिस्सा होता है, बताया था हमने 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो मिडिल ईयर में वहाँ से एक ट्यूब जाती है, उसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। वो हमारे गले में खुलती है। तो उसके जस्ट पीछे एक एयर स्पेस होता है मेस्टोइड बोन के जस्ट नीचे। तो वहाँ पे अगर किसी कारण से, बीमारी की वजह से, अगर वहाँ तक इन्फेक्शन फैल गया, वो एयर स्पेस पे होते होते, इन्फेक्शन होते होते, और फिर पता लगता है वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो बहुत तकलीफदेह होती है। वो आगे को धक्का डालता है पर्दे की तरफ, और पीछे जो है फोड़ा के रूप में उभरता है। अब इसका काज समझते हैं, काज क्या होता है। एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट राइनाइटिस, एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट, मतलब ये कई कारण होते हैं। इसके कारण हो सकता है स्कारलेट फीवर, हुपिंग की कफ, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है ओटाइटिस मीडिया जो होती है, जब बिगड़ जाता है, ये कॉम्प्लिकेशन होता है ओटाइटिस मीडिया का। हमने बताया ना मिडिल ईयर के। तो इसकी जब देखभाल ठीक से नहीं हो पाती, बीच वाले कान में अगर इन्फेक्शन हुआ और नेग्लेक्ट किया, तो ये मैस्टोइडाइटिस बन सकती है, जो कि हमने बताया बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसके साइन सिम्टम के बारे में जान लेते हैं। अब वही चीज़ें हैं, कान में दर्द होगा, हियरिंग लॉस होगा, चक्कर भी आ सकता है पीछे की तरफ, कान के पीछे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, कान के पर्दे से पस निकल सकता है, क्योंकि छेद करके पस को बाहर ड्रेन करना बॉडी चाहेगा। कान के पीछे देखिए इस तरह से बिल्कुल उभार बन जाता है और बहुत पेनफुल होता है। इसमें देखो ये मुंह जैसा बना देता है ना, यहाँ से फिर अगर ज़्यादा हो पाता, बाहर से नहीं निकल पाता पर्दे की तरफ से, तो यहाँ से फोड़े के रूप में वो फिर ड्रेन होने लगता है, और ये बहुत दर्द वाली स्थिति होती है। इसमें क्या होता है, कान आप देखेंगे पेशेंट का तो बाहर की तरफ उठा रहता है, खिंचा रहता है, बाहर निकल आता है, और पीछे रेडनेस और स्वेलिंग होती है। इसका खास ये क्लासिकल फीचर है कि आप क्लिनिक पे देख के ही इसको समझ जाते हैं कि पेशेंट को मैस्टोइडाइटिस है। देखिए कान के पीछे पूरी स्वेलिंग है ना मैस्टोइड प्रोसेस में, क्योंकि वहाँ अब पस भर चुका है और वो पस ड्रेन होना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। तो 2 ही रास्ते हैं, या तो पर्दे की तरफ से निकले या फिर वहाँ से फोड़ा बना के वो निकले। तो इसमें बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब इतना आसान है, आप क्लिनिक पे ही इसको देख के, किसी पेशेंट को देख के सीधे बता सकते हैं मैस्टोइडाइटिस है। लेकिन अगर हमने पहचान लिया, देख लिया, तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। इसमें तत्काल डॉक्टर से मिलना है। और अक्सर ही देखा जाता है 2 साल के, 3 साल, 4 साल के बच्चों में थोड़ा कॉमन ज़्यादा होता है, और जितना छोटा बच्चा होगा उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके हो सकते हैं। इसलिए इसको, अभी हमने बताया ना, कान के पर्दे से छेद होके, देखिए पूरा फोटो, कान के पर्दे से छेद होके वो पस बाहर निकलना चाहता है। तो एक तो ये है कि हमारा बॉडी खुद अपना डिफेंस मैकेनिज्म चालू करता है कि पस को बाहर निकालो। तो सबसे आसान पड़ता है कि बाहर की तरफ वो निकाल देता है। अदरवाइज़ पीछे देखिए किस तरह से कान के पीछे ऐसे पूरा छेद बन के वहाँ से परमानेंट बहता रहता है। ये एडवांस हो जाता है बीमारी, तब तब हड्डियाँ गलने लगती हैं, नर्व पे भी असर आ सकता है, और ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन ही होता जाता है। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम? तो एक तो बताया हमने, सबसे देख के ही कर सकते हैं, हिस्ट्री लेके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके। एमआरआई, सीटी स्कैन कराना पड़ता है जब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो पस निकल रहा है नाक से या पीछे से, कान के पीछे से, इसका कल्चर कराने से बहुत फ़ायदा ये होता है कि एक्चुअली एग्जैक्ट मालूम हो जाती कौन सी एंटीबायोटिक सूट कर रही है। और फिर उसको, अगर आपका ईएनटी सर्जन एंटीबायोटिक कोर्स देता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। मैं बीइंग ए होम्योपैथ सलाह देता हूँ, ठीक है 5-7 दिन 10 दिन जो है ले लो, तो कम से कम बैक्टीरिया उस सब का जल्दी से काम हो जाता है। बाकी हमारी दवाइयाँ सब कंट्रोल कर देती है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक स्थिति होती है, और इसमें एंटीबायोटिक कोर्स करना ज़रूरी होता है तत्काल मैनेज के लिए और एडवांस केसेस में। अभी शुरुआत हुई तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी होम्योपैथ इसको पूरा ठीक कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया कि देखिए
क्या क्या हो सकते हैं, फेशियल नर्व पैरालिसिस तक हो सकता है, हियरिंग लॉस, क्योंकि नर्व बिल्कुल पास पास में ही होते हैं ना सब इसके। तो जहाँ उसका पस फैलता जाएगा धीरे धीरे तो वो समस्या कर सकता है। अब चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये तो बड़े कॉमन है, लेकिन ये देखिए कितना खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है। हमने देखा कि ब्रेन में चूँकि बिल्कुल सटा हुआ होता है, ब्रेन एब्सेस तक हो जाता है इससे, और लेबिरिंथ में इसका इन्फेक्शन जा सकता है। फेशियल पैरालिसिस तो देखने को ही मिलता है अक्सर इसमें, अगर कॉम्प्लिकेशन इसके बढ़ जाते हैं तो ये डेंजरस चीज़ है, इसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपको ज़रा भी कुछ सिम्टम इसके अगर लगते हैं तो तत्काल अपने डॉक्टर से मिलिए, कोई ईएनटी सर्जन से मिलिए, और प्रॉपर उसके अंडर में रह के आपको ट्रीटमेंट कायदे से लेना है। इसमें बिल्कुल नहीं लापरवाही करनी मित्रों, और ये बिल्कुल आसान है। आप किसी पेशेंट को देख के ही, घर में किसी को हो रहा है, बच्चे भी अगर जुकाम खांसी हुआ, उनको कान में हल्का सा दर्द हुआ, तो आप 1-2 दिन वेट करें। अगर लगता है बच्चा पीछे हाथ रख रहा है कान के पीछे कि मुझे वहाँ दर्द होता है, तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, तुरंत हमको डॉक्टर से मिलना है। अब देखिए कि जब ज़्यादा पस कलेक्शन होता है तो जो हमने बताया मेस्टॉइड बोन है, आसपास के और जो बोन है उसमें भी ये इन्फेक्शन कर सकता है, और ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। फिर इसकी बड़ी सर्जरी होती है, तब निकालना पड़ता है पूरा काट के। अब देखते हैं हम इसके लिए क्या किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो एलोपैथिक में तो हमने बताया ना कि एंटीबायोटिक ज़्यादा एडवांस होता है तो सीधे पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, आईवी ड्रिप से सीधे एंटीबायोटिक कोर्स दिया जाता है। अक्सर देखा गया पेंसिलिन बड़ा सूट करता है इसमें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जब पस का सेंसिटिविटी चेक होगा तो एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कि क्या है, तो उस हिसाब से वो डॉक्टर अपना देखे कर देते हैं। अगर मेडिसिन से काम चल गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसमें सर्जरी करके पूरा ड्रेन करके निकालना पड़ता है, पूरी सफाई करनी पड़ती है, हड्डियों को भी कभी कभी छील के काट के निकालना पड़ता है। तो ये काफ़ी एडवांस केसेस में है, लेकिन इसका समाधान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बताया ब्रेन एब्सेस तक हो सकता है, तो कान से सटा हुआ, क्योंकि ब्रेन का ही हिस्सा है ये। तो सर्जरी में क्या करते हैं कि मेस्टॉइड प्रोसेस को पूरा निकाल के जितना भी क्लीन कर सकते हैं किया जाता है, और शुरुआत में देखते हैं केवल एक होल ही बना देते हैं। अगर अभी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, सीटी स्कैन या एमआरआई में आ गया कि बहुत एडवांस नहीं फैला हुआ है, तो केवल एक होल बना के वहाँ से छोड़ देते हैं, वहाँ से पस डिस्चार्ज लगातार होता रहता है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम जागरूक रहें और जल्दी अवस्था में सर्जन के पास पहुँच जाएँ। तो एंटीबायोटिक कवर दे के और एक होल बना के कान के पर्दे में भी छेद किया जाता है, तो आगे से पीछे से पस निकलता है, बाकी एंटीबायोटिक अपना काम करती है। तो इसलिए बच्चों को अगर ज़रा सा भी कान में इन्फेक्शन हुआ, गले में इन्फेक्शन हुआ, जुकाम हुआ और वो बिगड़ गया, कान के दर्द के रूप में गया, और अगर कान पे हाथ रख रहा है बच्चा पीछे की तरफ स्पेशली, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हम, ये पूरा जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। बच्चों में ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन ये किसी भी एज पे किसी को हो सकता है। अब हम देखते हैं होम्योपैथिक में हम लोग क्या कर सकते हैं। होम्योपैथिक में मित्रों बताया हमने, अगर शुरुआती स्टेज है तो हम लोग बिल्कुल कंट्रोल कर देते बिना कुछ इंटरफेयर के। पस भी फॉर्मेशन हो गया है, कान बह रहा है आगे से, तब भी हम ठीक कर सकते हैं। इसकी सबसे टॉप क्लास की दवाई ये होती है कैप्सिकम। मैंने देखा क्लिनिक पे कैप्सिकम 200 या 1 एम या 30। पोटेंसी हमने नहीं लिखा है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मित्रों, तो इसको आप बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं ले सकते। दूसरी दवाई है बेलाडोना, जब बुखार भी साथ में आता है, टपकन वाली दर्द होती है तब। हीपरसल्फ, इतना दर्द होता है हीपरसल्फ में कि पेशेंट छूने नहीं देता है। आरम मेट, जब हड्डियों में गलन शुरू हो जाती है साथ के, तब आरम मेट या मर्कसॉल। एसिड फ्लोर तब आता है जब हड्डियों में गलन, तो आरम मेट और एसिड फ्लोर ये सब जब हड्डियों तक पहुंच जाए इन्फेक्शन। क्रॉनिक हो गया है तो मर्कसॉल इसमें देते हैं, बहुत दिन का है, धीरे धीरे पस डिस्चार्ज हो रहा है, कोई दर्द नहीं है लेकिन बस पस बह रहा है तो मर्कसॉल होती है। ऐसे ही टिलेरियम है। अब हम बायोकेमिक में कुछ अच्छी दवाइयाँ होती है जो रेगुलर चलना ही पड़ता है, जैसे फेरम फास अगर शुरुआती स्टेज है, मेरा अनुभव जो है, मैंने इसकी पोटेंसी लिखी हुई है, इसी पोटेंसी में मैं अक्सर देता हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फेरम फास 12x, साइलिसिया 30x देते हैं मित्रों पस सुखाने के लिए, बहुत अच्छा काम करती है साइलिसिया 30x। कैलक्रिया सल्फ 200x देते हैं जब पस आ रहा है खून मिला, येलो कलर का और खून मिला पस आता है, तो रामबाण दवाई है, आप दीजिए, बहुत जल्दी विद इन ए वीक देखेंगे आप हीलिंग हो जाएगी सब। काली म्यूट 6 भी देते हैं, साथ में टेनाइटिस वगैरह है, अगर इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, बार बार उसको पेशेंट को होता रहता है। और मित्रों एक चीज़ जो मैंने देखा है, इसमें इंटरकरंट मेडिसिन बहुत ज़रूरी होता है। तो अक्सर, मैं ये हमेशा की बात नहीं करता हूँ, अक्सर ये ट्यूबरकुलिनम हम देते हैं अगर 1 एम या 10 एम पावर में 15 दिन में एक बार, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। बस मैं ये करता हूँ, जिस दिन ट्यूबरकुलिनम 1 एम या 10 एम देता हूँ उसके एक दिन पहले
और 1 दिन बाद तक कोई दवा नहीं देता हूँ। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मित्रों, हमने बताया कि होम्योपैथिक बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें आप कोई दवा किसी मरीज के लिए नहीं बता सकते। बस जैसे मैंने बताया ना, कैप्सिकम इसमें 90% केसेस में, 80% केसेस में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर आपकी जब पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और पूरी डिटेल केस टेकिंग होम्योपैथिक में की जाती है, जब ये आपकी की जाएगी तब डिसाइड कर पाएंगे हमको कि आपको एग्जैक्ट क्या दवा देनी है, क्या क्या देनी है, सिंगल देनी है कि कई दवाई मिला के देनी है। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो हमने ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप मैसेज करके अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं और बाद में फिर टाइम लेके बात किया जाएगा। और आपकी पूरी डिटेल हिस्ट्री जो हमने बताया, केस टेकिंग, ये हम फ़ोन पे ही कर सकते हैं। और अब बहुत आसान हो गई है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आना चाहे तो स्वागत है, अदरवाइज़ आप फ़ोन से ही सब काम हो जाता है। अगर हम जांच भी रिकमेंड करते हैं तो जांच भी आप करा के हमको बता सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो मित्रों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, किसी दूसरे को भी काम आ सकता है। और कुछ सलाह चाहिए तो आप ज़रूर व्हाट्सएप करें हमको। धन्यवाद।